नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बहुत अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं देश में, चाहे वो सरहद पर हो, चाहे देश के अंदर हो, राजनीति में हो या फिर न्यायिक व्यवस्थाओं में हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। ये भी अपने आप में अप्रत्याशित है, क्योंकि इसके पहले इस तरीके से सवालों की लिस्ट बनाकर नहीं दी गई है देश की सबसे ऊंची अदालत को कि इन सवालों का जवाब चाहिए। और इसका संदर्भ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मियाद तय कर दी थी। आपको याद होगा, तमिलनाडु सरकार ने मुकदमा किया था कि उनके बिलों को राज्यपाल रोक लेते हैं, और उस पर एक लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के भीतर अगर राज्यपाल के पास कोई बिल विधानसभा से पास होकर पहुंचता है तो 1 महीने के भीतर, और अगर राष्ट्रपति की सलाह की जरूरत पड़ती है तो 3 महीने के भीतर उस बिल का निपटारा करना होगा। और अगर उसका निपटारा करने में कोई असुविधा है, कोई कानूनी अड़चन है, तो इसके बारे में जवाबदेही बतानी होगी कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये न्यायिक मामला है, क्या ये संवैधानिक है? क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके का जवाब मांग सकती हैं, और क्या उस जवाब के कानूनी मायने होते हैं? ये समझने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस इकबाल अंसारी मौजूद हैं। पंजाब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे, बहुत मशहूर न्यायविद हैं। तो जस्टिस इकबाल अंसारी, आपका बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो ये कि अ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के मामले में, क्या उसकी संवैधानिकता पर कोई शक बनता है? कि ये बोलना तो बहुत मुश्किल होगा कि उसके संवादिता पर कोई शक हो सकता है क्या, क्योंकि जब आर्गुमेंट्स होंगे, जब केस सुना जाएगा, सरकार की तरफ से भी या प्रेसिडेंट की तरफ से जो क्वेश्चन भेजे गए हैं उनके ऊपर जब सुनवाई होगी तो चीज़ें साफ सुथरी होके आएंगी। हम लोग तो अभी इस वक्त सिर्फ यही कर सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन है उसमें इस तरह के सवाल जी। रेस किए जा सकते हैं क्या, और सुप्रीम कोर्ट इसको देने के लिए बाध्य है क्या, ये है। सबसे पहले तो वो दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था। इसमें 4 पॉइंटर्स थे। पहला पॉइंट ये था कि अनुच्छेद 201 के हिसाब से जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। ऐसे में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना पड़ेगा, ये बाइंडिंग है कि नहीं मंजूरी दे रहे हैं। दूसरा, आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके पहले यह माना जाता था कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है राष्ट्रपति के किसी फैसले की। तीसरा मामला यह था कि राज्यपाल को कारण बताना पड़ेगा, कि वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना पड़ेगा किसी भी बिल पर, और अगर आप फैसला नहीं कर पाते तो आपको कारण बताना पड़ेगा। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है, तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। इस पर 14 पॉइंट्स में सवाल पूछे हैं द्रौपदी मुर्मू ने। कि पहला सवाल यह है सर कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उसके पास कौन कौन सा संवैधानिक विकल्प है। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए हैं। और तीसरा सवाल कि क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो इस अगर तीनों सवालों को एक साथ मिला दें तो क्या मंत्री परिषद की सलाह यहां सबसे महत्वपूर्ण है और राज्यपाल उसके खिलाफ नहीं जा सकते? वो ऐसा है कि जनरली गवर्नर जो है वो डिसीशंस लेते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, और सेंट्रल लेवल पे जी। एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर।
तो ये जो डिसीजन है, ये पहले यही था कि भाई वो इंडिपेंडेंट है, प्रेसिडेंट या गवर्नर, या वो इस एडवाइस से बाइंडिंग है। अब जो सिचुएशन है, बहुत कुछ हो चुका है इस बीच में, कि वो डिसीजन जो है जनरली बाइंडिंग हैं। जो एडवाइस देता है वो एडवाइस मानना होगा। नहीं मानते हैं तो उसका विकल्प भी वही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया हुआ है कि या तो आप एसेंट दे दें बिल को, या आप विथहोल्ड कर लें, या आप हुँ, प्रेसिडेंट के पास में भेज दें। हुँ। लेकिन आप तीनों में से कोई नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। कुछ तो और दूसरी बात ये है कि क्या प्रेसिडेंट जो है वो किसी बिल को विद कंसेंट विदहोल्ड कर सकते हैं? तो विदहोल्ड तो कर सकते हैं, जैसे हमारा प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो भी प्रेसिडेंट के पास ही जाता है, और उसमें भी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस बोलते हैं, उन्हीं के मुताबिक वो डिसीजन लेते हैं। नहीं तो आपको गवर्नमेंट बोल देगा कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कीजिए, और आप बोल देंगे कि प्रेसिडेंट रूल नहीं चाहिए। सर एक तो सवाल ये सब सर ये एक सवाल सवाल ये ये है कि क्या उठ रहा था जी, पहले कि प्रेसिडेंट जो है वो, उनके सामने जो मटेरियल्स है उसके ऊपर जो डिसीजन लेते हैं, वो क्या एडवाइस दिया गया है, ये जस्टिसिएबल नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि एडवाइस क्या दिया गया है वो नहीं, लेकिन मटेरियल्स आपके सामने जो है, वो मटेरियल अगर आते हैं आपके सामने में, तो उससे केस बनता है कि नहीं बनता है। अब आपने जो सवाल रेज किया है कि ये एडवाइस जो है वो बाइंडिंग है कि नहीं है, वो एडवाइस जो है वो बाइंडिंग इस सेंस में है कि या तो आप एसेंट दे दें, या आप विदहोल्ड कर लें एसेंट, या तीसरा आप जो है प्रेसिडेंट को रेफर कर दें। गवर्नर का कोई चौथा स्कोप नहीं है। और ये कि गवर्नर बोल दे कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, ये नहीं हुआ। और यही बात रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। सर ये जो जी जी। 14 सवालों की लिस्ट है, उसका सेंट्रल थीम जो है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोई आदेश दे सकता है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैं वॉइड नहीं है? समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी काम करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें। जुडिशरी का भी ये ओथ होता है कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रिजर्व कैसे करेगा? प्रिजर्व है जो है उसको मेंटेन करे, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसको आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि प्रोटेक्ट, डिफेंड, ये कोई आउटसाइडर से तो नहीं होगा ना। प्रोटेक्शन तो अपने आदमी से चाहिए, अपने इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज से चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्कीम है उसके अंदर में राष्ट्रपति का जो दायित्व है, अगर वो पालन नहीं करते हैं तो जुडिशरी क्यों नहीं इंटरफेयर कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ऐसा मेरा अपना समझ है। एक सवाल ये जी। राष्ट्रपति जी ने पूछा है कि क्या आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल या राष्ट्रपति के फैसले को बदल सकता है, जैसा कि तमिलनाडु के केस में हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार राज्यपाल के सिग्नेचर के बिना नोटिफाई कर दिए गए कई कानून। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? 142 में जो पावर है वो ये है कि फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, मोर और लेस ये है, या इफेक्टिव जस्टिस जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप जो है वो, आपने सवाल पूछा था वो गड़बड़ा गया शायद।
नहीं, नहीं, सवाल हाँ, ये था कि 142 का। 142 जी, का जो सवाल ये है जी। कि 142 जो है उसमें आपको फॉर इफेक्टिव जस्टिस के लिए आपको पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुँ, एक्सरसाइज कर सकता है वो पावर। अब जब भी वो एक्सरसाइज करता है ये पावर, तो ये क्वेश्चन उठेगा कि वो किस केस में कर सकता है और किस केस में नहीं कर सकता है। जहां तक जुडिशियल रिव्यू का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के फंक्शन को जो है, अगर वो अपने जो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके मुताबिक नहीं चलता है, तो ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको ये बाउंड करे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें। कुछ डिसीशन गवर्नर के ऐसे भी हैं जो इन हिज डिस्क्रेशन बोला जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज है। जैसे कि एक है शेड्यूल 6 बोल के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें ऑटोनमस बॉडीज होते हैं। हुँ, उनके लिए जो डिसीजन लेना होता है वो गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन पे है। लेकिन बिल वगैरह जो भेजा जा रहा है उसके लिए ये नहीं है कि इसको जो है ऑन हिज डिस्क्रिप्शन ही विल डिसाइड, और ही विल डिसाइड नॉट टू विदहोल्ड। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, अगर प्रेसिडेंट रूल का कोई एडवाइस है आप पास, आप बोल दें कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा सिचुएशन। अभी आपका जैसे समझ लीजिए बैंक नेशनलाइजेशन था, बहुत बड़ा सवाल था। तो अगर गवर्नर बोल दे या हुँ। प्रेसिडेंट बोल दे कि नहीं हम तो इसको एसेंट नहीं देंगे या ऑर्डिनेंस को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। आपको तो सरकार को फंक्शनल बनाना होगा, और फंक्शनल बनाने के लिए जो ज़रूरी है वो करना पड़ेगा। एक सवाल ये, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने बहुत कस के हमला बोला सुप्रीम कोर्ट पर और इस फैसले को क्रिटिसाइज किया। क्या इस तरीके के जो मामले हैं, जबरदस्ती बिलों को रोकना और साल दर साल रोक के रखना, क्या ये जो फंक्शनल डेमोक्रेसी है उसको ये बहुत अपाहिज नहीं बना देगा? अगर इस तरीके से आप आउटराइटली जाकर विधानसभा या संसद से पास बिलों को रोकने लगेंगे, तब तो फंक्शनल डेमोक्रेसी ही खतरे में आ जाएगी और एक तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू हो बिल्कुल सही जाएगा। कहा आपने, और बड़ा अच्छा वर्ड और एक्सप्रेशन आपने यूज़ किया, फंक्शनल डेमोक्रेसी। और फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए अभी जो धनखड़ साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो बोला है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बाबरी मस्जिद जी। के केस में कोर्ट ने ये पाया, जो कोर्ट का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक, कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, कोई एविडेंस नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। राम लल्ला की मूर्ति जो निकली, वो उन्होंने बोला कि ये सरप्टिशियसली या छुपा के चोरी छुपे इसको वहाँ पे घुसाया गया है। फिर बाद कोर्ट ने ये भी माना कि बाबरी मस्जिद तो डिमोलिश किया गया था, वो हीनियस क्राइम। ये सारा कुछ वो मानने के इलीगल था। बावजूद भी हम्म। उसका डिसीजन जो है मंदिर के फेवर में हुआ। जबकि ये सारी चीज़ें थी, तो ऑब्वियसली वो मंदिर के फेवर में ऑर्डर नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही इसी आर्टिकल 142 का रिकोर्स लिया और बोला कि क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसका एक, इस कंट्रोवर्सी का एक एंड होना चाहिए, इसलिए हम इसको मंदिर को दे देते हैं ये ज़मीन। और क्योंकि ये प्राइवेट डिस्प्यूट था, दो इंडिविजुअल, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है इनको 5 एकड़ लैंड दे और फिर उसमें ट्रस्ट बना दे। ये है। तो उस टाइम में तो धनखड़ साहब को बड़ी खुशी हुई थी 142 के ऑर्डर से कि सेम जजमेंट सर महाराष्ट्र के मामले में भी था, आपको याद हो तो, कि ये कहा कि इलीगल तरीके से सरकार को गिराया गया और वो जो पार्टियां तोड़ी गईं
वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं था। बावजूद इसके हम सरकार को नहीं हटा सकते। उसके बाद जो हुआ नहीं हटा सकते वो वो मैं नहीं मानता। तो हटा सरकार तो ज़रूर सकते थे, नहीं हटाए वो दूसरी बात है। यही तो प्रॉब्लम था चंद्रचूड़ साहब का। वो आखिर तक गाते थे और फिर लास्ट स्टेप नहीं लेते थे। ये उनके साथ प्रॉब्लम रहा है। एक सवाल ये है सर कि अगर इसके बाद, चूंकि अब फैसला तो आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का और ये कहा कि गवर्नर को भी बिल लटका कर रखने का हक नहीं है अंतहीन समय तक, और राष्ट्रपति के पास भी हक नहीं है। अब जिस तरीके का टकराव खड़ा हो गया है, अगर हम कहें कि एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, अगर इसके बाद भी राज्यपाल बिलों को रोक कर रखते हैं या राष्ट्रपति बिलों को रोक कर रखते हैं, तो क्या होगा? ये तो सीधे सीधे हेड ऑन कोलिजन की तरह है सुप्रीम टर्म कोर्ट और कोलिजन तो है सरकार के ही। बीच में। ये देखिए कि अब जो प्रेसिडेंट ने क्वेश्चंस रेज किए हैं, प्रेसिडेंट ने रेज किए मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रेज किए हैं, हमें समझना चाहिए। ये प्रेसिडेंट का पर्सनल कुछ बिल्कुल। नहीं है। ये जो ओपिनियन वो मांग रही हैं, या वो जो है ओपिनियन, वो तो सरकार बोल रही है और उस वजह से ये इसका ओपिनियन मांगा जा रहा है। उसमें एक ये भी है कि क्या इसमें प्रोविजन ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रेसिडेंट का जो फैसला है उसको कोई इंटरफियर कर ही नहीं सकता। मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा है जिसकी अथॉरिटी को आप ऐसा मान लें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चला जाए। हम्म। ये तो बहुत ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक हो जाएगा और ये चुनी हुई सरकारों के जी, ऊपर बैठी हुई एक व्यवस्था हो तो जाएगी। वो तो नहीं हो सकता। जी। एक सवाल ये है सर कि अगर राष्ट्रपति ने सवालों की लिस्ट भेज दी है सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मजबूर है उसका जवाब देने के लिए, या वो ना चाहे तो ये उसका ऐसा जवाब है, नहीं दे ऐसा सकती? हुआ है पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये है कि नॉर्मली मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ने रेस किया है तो सुप्रीम कोर्ट का उसको जवाब देना चाहिए, और इस मामले में तो बिल्कुल ही देना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है उसको चैलेंज कर रहा, उसके करेक्टनेस को डिटरमिन करना चाह रहा। नहीं, ये सर इस थोड़ा अलग किस्म का इंटरवेंशन इसलिए लगता है कि वो जो सवाल पूछे गए हैं महामहिम की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट से, वो पॉलिटिकल नेचर के ज्यादा लगते हैं, क्योंकि वो अब पब्लिक डोमेन में है वो सवाल। अगर वाकई इसके पीछे नियत बड़ी साफ होती और सीधी होती और ये केवल जुडिशियल इंक्वायरी का मसला होता, तो राष्ट्रपति जी एक चिट्ठी भेज सकती थी और उस चिट्ठी के जवाब का इंतजार कर सकती थी। वो क्या सवाल पूछे क्या नहीं पूछे, ये सब पब्लिक डोमेन में आ जाना, आपको लगता है कि ये बहुत ठीक है? क्योंकि ऐसा जब ही आप होता सुप्रीम है? कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया है तो आप उसके लिए रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई गलती नज़र आ रहा है तो रिव्यू हम्म। पिटीशन क्यों फाइल नहीं कर रहे हैं? रिव्यू पिटीशन आप इसलिए नहीं फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि वो रिव्यू डिसमिस नहीं हो जाए। आपको अगर याद होगा जब 2G का कंट्रोवर्सी उठा था और हमारे विनोद राय जो हम्म। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने तो सीएजी थे। इतने ज़ीरो लगा के बोल दिया कि इतने का घोटाला हो गया। बेसिक उनका थ्योरी ये था कि जो नेशनल वेल्थ है, लार्जेस्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको क्या ऑक्शन के बिना आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं? इसमें यह था क्योंकि 2G का स्कीम ये था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब आप पहले आ जाएंगे तो आपको दिया जाएगा। ये है, इसको उन्होंने, तो इस पर जो है ये जैसा हो रहा है, ऐसी सरकार की तरफ से क्वेश्चन उठा कि क्या नेशनल वेल्थ या लार्जेस्ट का डिस्पोजल ऑक्शन के अलावा और नहीं हो सकता? हम्म। आपको ताज्जुब होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस डिसीजन को जो है 2G के डिसीजन को रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर डिसाइड करेंगे कि क्या ऑक्शन ही से हो सकता है।
और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऑक्शन इज नॉट द ओनली मोड। आज अगर 2G या 4G हम देख रहे हैं आज इतने सस्ते में मिल रहा है, तो अगर हम इसको ऑक्शन करेंगे तो जो आदमी ऑक्शन में खरीदेगा वो तो अपने पैसे निकालेगा ना। और अगर आज सरकार चाहती है कि मैं अपने लोगों को सस्ते दामों में हुँ, दूं, तो क्या जरूरी है सरकार को कि वो अपने आदमियों को टैक्स करे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने इसको बोला कि ये ऑक्शन होना चाहिए था। और जुडिशरी ने भी बहुत बड़ी गलती की ये बोल के, जो उस टाइम में जस्टिस सिंघवी थे और मेरे ख्याल में जस्टिस क्या नाम था उनका, गांगुली, ये डिसीजन कि नहीं ये ऑक्शन ही होना चाहिए था, वो बहुत सही नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट का बाद में उन्होंने जो अपना जजमेंट दिया, उन्होंने रिव्यू तो नहीं किया लेकिन इस हुँ, क्वेश्चन को उन्होंने आंसर किया। और ये क्वेश्चन का आंसर ये था कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। आज अगर हम डिसाइड कर लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अपने लोगों को 2 रुपए में 2G दूंगा, सरकार कर सकती है। अब आप बोले नहीं इसका तो ऑक्शन होना चाहिए, तो जो ऑक्शन खरीदेगा वो तो अपने पैसे भी निकालेगा ना। अगर उसी तर्ज पर कहें तो ये 5 किलो अनाज की जो योजना है, जो क्लेम है सरकार का कि 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है, फिर तो ये सीधे-सीधे सरकार को नुकसान करने वाली बात है, क्योंकि आप एफसीआई के गोदाम से महंगे में खरीद के सीधे-सीधे बांट दे रहे हो। और उसके ऊपर में प्राइम मिनिस्टर का तस्वीर लगा दे रहे हैं। हाँ। नहीं सर, ये जो इसमें जो प्रॉब्लम, बुनियादी इसमें सवाल जो अभी इस आया पूरी है बात। सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में, उसमें एक चीज़ आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अगर ये 3 महीना का पीरियड पार हो जाता है तो इट विल बी डीम टू हैव बीन गिवन हुँ, एसेंट बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस में बी। वो एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या उसके लिए एक स्पेसिफिक मैंडेमस चाहिए कि भाई आप एसेंट दीजिए, या इसको जिसको हम लोग बोलते हैं डीमिंग क्लॉज, उसको डीम कर सकते हैं क्या? इस पर ज़रूर क्वेश्चन उठ सकता है। दूसरा ये है कि इसमें जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं प्रेसिडेंट के, उसमें ये भी है कि इसमें टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया हुआ नहीं है गवर्नर के लिए या प्रेसिडेंट के हुँ, लिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह का टाइम लिमिट कैसे प्रिस्क्राइब कर सकता है? तो उसमें जहाँ तक 3 महीने का है, उसके लिए होम मिनिस्ट्री का ऑलरेडी सर्कुलर है कि ये 3 महीने में हो सकता है। तो इसलिए जब उसको है तो वो हुँ, 3 महीना, आप 3 महीने का नहीं करेंगे 6 महीना कर लेंगे, लेकिन कोई रीजनेबल पीरियड तो निकालना होगा ना। नहीं तो एक प्रेसिडेंट लेके 5 साल बैठ जाएगा, वो पूरे 5 साल हुँ, अपने हुँ, टेन्योर में नहीं करेगा ऐसे, तो क्या होगा? विल द डेमोक्रेसी फंक्शन? कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स हो जाएगा। हुँ। फिर तो सर एक जो बहुत खतरनाक एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा वो, कि अगर कोई भी सरकार जो आउटगोइंग गवर्नमेंट होगी, वो राष्ट्रपति अपने हिसाब का बना जाएगी, और उसके बाद फिर पीछे से राष्ट्रपति चाहेंगे तो बिल पास होगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं पास होगा। तो ये तो बड़ी मैं खतरनाक आपको स्थिति एक होगी और चुनी हुई उदाहरण सरकार देना के चाहता ऊपर। हूँ। जब ये हिंदू कोड बिल पास हुआ था, नहीं हुआ था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने जी। रिजाइन दिया। उसके बाद उस बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, साल 1.5 साल बाद या 2 साल बाद, मुझे ठीक है पीरियड याद नहीं है। इस बार पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया। वो जब प्रेसिडेंट के पास में आया, और प्रेसिडेंट कोई और नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि ये हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध में है ये बिल, और इसलिए हम एसेंट नहीं देंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का या डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं है। तो हुँ, उन्होंने बोला कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हम एसेंट नहीं देंगे। तो ये बात फिर अटॉर्नी जनरल के सामने रखी गई ओपिनियन के लिए। तो अटॉर्नी जनरल ने ये बोला कि पार्लियामेंट एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द पीपल, और जब पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, इसका मतलब विल ऑफ द पीपल इज के ये लॉ बने। तो प्रेसिडेंट जो है उसको विदहोल्ड नहीं कर हुँ, सकते। और राजेंद्र प्रसाद की मैग्नेनिमिटी देखिए,
उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की कितना कॉन्शियस थे कि इतना जबरदस्त विरोध होने के बावजूद भी उन्होंने एसेंट दिया और वो आज कानून बना। उन्होंने साइन किया। और राजेंद्र प्रसाद कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, प्रीवी काउंसिल में भी अपियर कर चुके थे, इतने बड़े वकील थे। हम्म। अपने धर्म के अगेंस्ट में कुछ हो रहा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने माना। और आज की भी यही जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब हम्म। माने। अब हमारे हम्म। उपराष्ट्रपति नहीं मानना चाहे वो दूसरी बात है। सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि चूंकि एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी है और उसमें पार्लियामेंट का सेशन बुलाना उचित नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कुछ है क्या? आपने छोटा सा क्वेश्चन नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो आंसर देना बड़ा ज़रूरी है। हमें ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी या इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो संविधान नहीं है हम्म। और वो पूरा देश भी नहीं है। कुछ लोगों ने उनको इलेक्ट किया है तो कुछ लोगों ने उनके अगेंस्ट में भी वोट दिया है। तो जिन लोगों ने उनके अगेंस्ट में वोट दिया है वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो भी तो जी। हिंदुस्तानी है ना। और आज वो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो जब अपोजिशन में बैठे हुए हैं तो उनको वो जानना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बोलता है कि नहीं आप अपने लोगों को मत बताइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं दिस इज रिलेशन टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो इसलिए इसका डिस्कशन नहीं हो सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है ये कन्वेंशन बेस्ड है। हम लोग यूके से इंस्पायर होते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाए जाते थे। हम्म। इनफैक्ट लॉर्ड डेनिंग जो लॉर्ड चांसलर हुए इंग्लैंड के, जिसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे है उसी तरह का, उनकी एक किताब है उसमें उन्होंने लिखा कि हम लोग कंफ्यूजन में रहते थे कि क्या हो रहा है वॉर में, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जापान बोलता था कि हमने इतने प्लेन गिरा दिए, जर्मनी बोलता हमने इतने लोगों को मार डाला ब्रिटेन के, और ब्रिटेन बोलता था हमने इतने लोगों को मार दिया इतना प्लेन गिरा दिया। तो सच सच क्या है? तो उन्होंने लिखा है कि वी यूज टू वेट फॉर चर्चिल टू स्पीक इन हम्म। पार्लियामेंट बिकॉज बिकॉज वी न्यू दैट ही ये वुड नॉट माना बी एबल जाएगा टू कि लाई। आप संसद में बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। आप संसद में बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। जब चाइनीज एग्रेशन जब चाइनीज एग्रेशन चल रहा था तब भी आपको अगर याद करें तो उस टाइम में भी जो है पार्लियामेंट का सेशन हुआ, नेहरू को बुरी तरह से घेरा भी गया। अच्छा, जब बांग्लादेश का हम्म। वार हो रहा था तब भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। अगर आप देखेंगे कि जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया, जो बड़ा ऐतिहासिक सिचुएशन था, तो इंदिरा गांधी इतने एक्साइटेड थी कि वो बिना चप्पल पहने हुए हम्म। ऐसी दौड़ पड़ी। जाके अनाउंस किया उन्होंने अबाउट द सरेंडर ऑफ द हम्म। पाकिस्तानी फोर्सेस टू इंडिया। तो ये कैसे बोल सका जाता है कि नहीं, अब सिर्फ अभी आके हम लोगों को मालूम हुआ कि हम जो है ये देश के विरुद्ध में होगा? बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बोल रहे हम्म। हैं कि हमने दोनों देशों को, इंडिया और और पाकिस्तान को एक बोला कि भाई हम नागरिक के आपसे तौर ट्रेड पर नहीं भी करेंगे। देश के लोगों का अधिकार है अपनी सरकार से ये जानना कि वो कैसे सोच रही है इतने बड़े बिल्कुल है मुद्दे ये पर। जानना कि राइट टू इंफॉर्मेशन इसीलिए आया ही था कि लोगों को पता लगे कि आप क्या है क्या हम्म। नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है ना कि हम ट्रेड के लिए अपना सॉवरेनिटी को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर वाकई में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये धमकी दी थी तो हम्म। बहुत ही गलत किया है। हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि आप प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास गिरवी रख दे, जो बिल्कुल। मर्जी में वो बोलेगा।
वो हमको और पाकिस्तान को इक्वेट कर दे रहा है। ये सारी बातें जो हैं, उसको जो पूछने के लिए कहाँ हुँ, जाएंगे लोग? हुँ। वो स्थान तो पार्लियामेंट ही हुआ ना। आप चाहेंगे कि उसको लाइव नहीं दिखाया जाए, तो हाँ, लाइव ये नहीं हो दिखाया सकता है। जाएगा। ये ये डिसीजन तो नहीं है ना कि लाइव होना होगा, क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन से हुँ, कैसे किसी हुँ। चीज को आप खामोश रखेंगे? लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, उसका भी तो राइट है जानने का। बिल्कुल। उसे भी अपने लोगों को अगर जरूरत होगी तो बताने का। आज वो लोग निकल के आए, ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाया सरकार ने, उन्होंने नहीं बताया कि क्या हुआ हुँ, नहीं हुआ उसको। हुँ, ऐसे वो नहीं बताएंगे पार्लियामेंट में क्या हुआ, लेकिन वो नहीं जानेंगे, ये कैसे हो सकता है? हुँ। आपको लगता है सर कि बुनियादी तौर पर ये सारे जो सवाल हैं, वो सरकार के हैं और चूँकि सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएगी या इसको चैलेंज कर देगी, तो हो सकता है वो डिसमिस हो जाए, इसलिए वो राष्ट्रपति जी के पीछे से अपने खेल खेल रहे बिल्कुल हैं। सही है। बहुत सारे सवाल थे सर और बहुत धैर्य से आपने सबका जवाब दिया और आर्टिकल 19 के दर्शकों के लिए बहुत सारे जो ऊहापोह की स्थिति देश में इस समय बनी हुई है, मुझे उम्मीद है कि उसका जवाब मिला होगा। इस चर्चा में हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए जस्टिस इकबाल अंसारी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।